हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता का प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को और इसके उत्तर को लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। यानी सामाजिक विभाजन जो होते हैं उसके 3 कारण लिखना है। तो यहाँ दे रहा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कि लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी लोग जो हैं वो अपनी पहचान किस तरीके से रखते हैं। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है और ये विभाजन की ओर ले जाता है। जैसे हिंदू और मुस्लिम, ये अगर अलग अलग खुद को मानने लगते हैं और एक दूसरे से खुद को विशिष्ट मानने लगते हैं तो विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें और ये खुद को अलग न समझें तो विभाजन नहीं हो सकता है। राजनीतिक दलों की भूमिका, यानी राजनीतिक दल जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या वे संविधान की सीमाओं के अनुसार काम करते हैं या दूसरे तरह से दूसरे समुदाय को उकसा करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ है कि दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, नहीं मानने पर विभाजन हो जाता है। उदाहरण के लिए कि अगर किसी समुदाय की मांग है और वो मांग जायज़ है तो राजनीतिक दलों को या सरकार को उनकी मांगों को मान लेनी चाहिए। अगर वे उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट है कि सरकार का रुख है, यानी सरकार का रुख जो है किस तरीके से होता है इन मांगों पर, यानी इन मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन राष्ट्रीय एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है, यानी अगर सही मांग है और उन मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर वो विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर उनकी मांगें जायज़ नहीं हैं तो सरकार उन मांगों को ना माने। अगर उन मांगों को मान लेती है तो दूसरे समूह के लोगों में रोष की भावना आएगी और इससे भी विभाजन हो सकता है। दूसरा प्रश्न है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यानी हम जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत तरह के अंतर हैं और ये अंतर जो है कब हमारे विभाजन की ओर लेकर के चले जाते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। जैसे उत्तर लिखेंगे कि जब हम एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से, यानी जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यानी एक समुदाय के लोग ये अपने को मानने लगे कि वे अलग हैं और इस समुदाय के लोग जो हैं दूसरे समुदाय के लोगों जैसे नहीं हैं, तो वे, या ये हो सकता है कि वे खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे और दूसरे समुदाय को हीन मानने लगे, तो विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीलंका में सीली और तमिलों का इस तरह का व्यवहार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक समाज दूसरे समाज को किस तरीके से देखता है। तीसरा प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। यानी हमारे समाज में जो विभाजन है उससे राजनीति यानी पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से प्रभावित होते हैं इसको बतलाना है और इसके लिए 2 उदाहरण भी देना है। उत्तर लिखेंगे सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक हो जाता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकते हैं। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कई देशों में हो चुका है, जैसे यूगोस्लाविया एक उदाहरण है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में बहुत तरह के विभाजन हैं, लेकिन उस विभाजन को हमारे राजनेता जो है या राजनीतिक दल जो है किस तरीके से रखते हैं। अगर एक राजनीतिक दल जो है किसी विशेष समुदाय के हित की रक्षा करने लगता है या उसकी मांगों को उठाने लगता है तो दूसरा समुदाय जो है
वो किसी दूसरे राजनीतिक दल को फॉलो करने लगता है, या राजनीतिक दल जो है वो दूसरे समुदाय की आड़ में आ जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं, और स्थिति यह हो जाती है कि इससे विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप में यूगोस्लाविया का दिया गया है। जैसे वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया टुकड़ों में बंट गया। दूसरा उदाहरण है आयरलैंड का। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। इसमें काफ़ी समय तक हिंसा, जातीय कटुता रही। यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई है, किंतु इनमें 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। यानी यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है आयरलैंड का, उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ एक तरफ जहाँ 53% आबादी के लोग प्रोटेस्टेंट हैं, वहीं 44% लोग जो है रोमन कैथोलिक है। यानी ये ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, और हम जानते हैं कि ईसाई धर्म में 2 मत के लोग हैं, एक है कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो ये लोग जो हैं अलग अलग विचारधारा के मानने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ दे रहा है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिनमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। इसके बाद यह लगता है कि किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए। यानी इन उदाहरणों से ये हमें मालूम चल जाता है कि अगर हमारे समाज में विभाजन है तो उस विभाजन का फ़ायदा राजनीतिक दलों को कभी भी उठाने नहीं देना चाहिए, चाहे वो जाति को लेकर के हो, धर्म को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो। किसी भी तरह की अगर भावनाएं हैं उसको राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने के लिए या राजनीति गरमाने के लिए करते हैं, तो हमें उन्हें सबक सिखानी चाहिए। चौथा है अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक अंतरों और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ये फिल है, इसको हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। 5वां प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। यानी लोकतंत्र कभी भी समाज को बांटने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए ये बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, यानी ये लोकतंत्र के खिलाफ है। यहाँ 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। अ है जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। ब है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ग है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। और यहाँ हमें इसका सही क्रम लगाना है, तो इसका सही हो जाएगा अ और ब सही है, बाकी जो है गलत है। 7 नंबर है निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लगाइए, यानी क्रम में सजाना है तर्क के अनुसार। इसमें पहला तर्क है अ सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक हो ज़रूरी नहीं। यानी सामाजिक विभाजन को लेकर के अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल उनकी अभिव्यक्ति को अपनी आवाज़ या माध्यम से देश के सामने लाना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि खतरनाक हो। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। यानी कोई भी देश हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें किसी न किसी तरह का विभाजन रहता है। स है कि राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीति समर्थन जुटाने का प्रार्थना करते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है हमारे समाज में जो विभाजन है उसको लेकर के वो लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। यानी धार्मिक भावना को भड़का करके, जातीय भावना को भड़का करके उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। और द है कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। यानी कुछ सामाजिक अंतर जो है हमारे भारत के लोगों में है वो कई बार सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो इसका सही क्रम होगा वो होगा द, ब, अ और श। यानी 1 नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर ये हो जाएगा और 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। तो इस तरीके से करके हम इसे क्रमवार सजा सकते हैं। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का
सामना करना पड़ा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूगोस्लाविया के बारे में कि वहाँ धर्म को लेकर के जातीय हिंसा भड़की और उसके बाद उसका विभाजन हो गया। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण में निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीद और आकांक्षाएं क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना को कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? यानी सबसे पहले हम लोगों ने एक घटना के बारे में पढ़ा जिसमें नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हुआ था उसकी चर्चा की गई थी। तो यहाँ आइए अब हम लोग देखते हैं उनके भाषण का अंत। कह रहा है कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता कभी कैद से बाहर नहीं आ पाएगी। बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य हर शहर में होगी, और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारे संतानें, अश्वेत, स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी और गैर यहूदी इस निग्रो प्रार्थना को गाएंगी। यानी यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, उसी चीज़ को और इशारा किया है जो हम लोगों ने नस्ल के आधार पर हुए भेदभाव में देखा था, जिसमें हम लोगों ने ओलंपिक में हुए भेदभाव को पढ़ा था इससे पहले वाले अध्याय में। तो यहाँ उसी चीज़ को यहाँ दोहरा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 नन्हे बच्चे हों और ऐसे मुल्क में रहें जहाँ उनके साथ चमड़ी के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो। यानी हर व्यक्ति को, चाहे वो श्वेत हो, अश्वेत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, निग्रो हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता हो और वे स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर सके, ये इनकी इच्छा है। आगे कह रहे हैं कि मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। यानी इन्होंने लास्ट में एक चीज़ कहा है कि हम चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि वो इस तरीके से रहें कि आने वाले टाइम में उनको ये कहना ना पड़े कि वे अलग अलग हैं, बल्कि वे खुद कहें कि हम सभी लोग एक समान हैं। तो यहाँ आगे कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो अब इसको हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने इस भाषण में रंग भेद के आधार पर हुए विभाजन की बात कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का, समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उसके रंग के आधार पर नहीं, उसके गुण के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्र तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, नस्ल के बंधन से मुक्त हों। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटनाओं से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। इनके भाषण में भी रंग भेद को गलत ठहराया। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ओलंपिक में हुए जो खेल थे उसमें जो नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया था, और ऐसे में उसके बाद गोरे धावक ने भी हुए नस्ल भेदभाव का विरोध किया था। उसी तरीके से यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी इसी नस्ल के आधार पर हुए भेदभाव का विरोध किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।